नमस्कार साथियों, एग्रीमेंटर्स में आज आपका स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम एग्रीकल्चर का करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर पेपर 2016 जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे उसी को फर्दर जो है आगे एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। तो चलिए, पहले मैं आज जो है प्रीवियस ईयर पेपर को ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है हम डिस्कस करते करते प्रीवियस ईयर पेपर को जब तक पहुंचते हैं उस समय तक काफ़ी टाइम हो जाता है और हमें समय नहीं मिलता कि हम जो है उस पेपर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। तो चलिए, आज हम पहले 2016 का जो पेपर है पहले उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कल हमने जो है आई थिंक सो यहां तक एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इन इंडिया माइक्रो प्रोपेगेशन इन फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर इन, ये आई थिंक सो कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको आंसर बताया था कि ये आपका बनाना होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन आपका बनाना में इसलिए पॉसिबल है केवल क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो बनाना है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है और बाकी फ्रूट के अंदर आप सीड के द्वारा क्या कर सकते हो, उसको जो है ग्रो करवा सकते हो। लेकिन अब इसमें आप बोलोगे कि सर इसके अंदर भी तो सकर्स के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसके अंदर भी सकर्स के द्वारा आपका जो है प्रोपेगेशन हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपका जो प्लांट होता है उसके अंदर जब भी हम डिस्कस करेंगे कि हाँ आपका जो एक प्रोपेगेशन होगा या फिर उसका जो रिप्रोडक्शन होगा या फिर जो उसका यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो उस मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि वो मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो पा रहा है, और दूसरा उससे आपका कॉस्टिंग जो होता है, इनपुट कॉस्ट जो होता है वो कितना आता है। अगर यहां पर आपका इनपुट कॉस्ट ज्यादा आएगा, मैंने क्या बोला कि अगर आपका इनपुट कॉस्ट ज्यादा आएगा तो उस केस में आपको पता होना चाहिए यहां पर कि इनपुट कॉस्ट अगर ज्यादा आएगा तो उस केस में उतना अगर प्रोडक्शन नहीं आ पाया हमारा, तो वहां पर वो आपका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमारा यहां पर क्या है कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो आपका बनाना में पॉपुलर है। बाकियों में ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हो, कर सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसा होगा कि अगर यहां पर आप जो है कहीं ना कहीं प्रोपेगेशन करोगे तो इसमें आपका खर्चा ज्यादा आ जाएगा बाकियों में, लेकिन इसमें आपका जो है आप इसलिए कर पाते हो क्योंकि यहां पर जो है ये होता ही ग्रो आपका किसके द्वारा है, कहीं ना कहीं आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ही ग्रो होता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो आपका इनिशियल कॉस्ट होती है वो आपका ज्यादा इतना नहीं आता, और इसलिए ये पॉपुलर आपका किस में है, केवल बनाना में पॉपुलर है। चलिए गाइस, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अनियन वेराइटी इज सूटेबल फॉर खरीफ क्रॉप, कि खरीफ क्रॉप के लिए कौन सी वेराइटी यहां पर आपकी सूटेबल है। देखिए गाइज, आपको ये एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कुछ क्रॉप है वो आपकी खरीफ और रबी दोनों में ग्रो करवाई जाती है। जब यहां पर हम बात करते हैं कि सर खरीफ और रबी दोनों में ग्रो करवाई जाती है तो उसका कारण क्या होता है। देखो, यहां पर एक बात को आपको समझना पड़ेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अंदर क्या सिस्टम होता है कि जब आपके प्लांट को प्रोपेगेट किया जाता है, मैंने क्या बोला कि जब आपके प्लांट को प्रोपेगेट किया जाता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि वहां पर उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा कि आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो यहां पर आपकी सूटेबल है या नहीं है ना। तो अगर सूटेबल होंगी तो उसके बाद यहां पर क्या होगा कि उस प्लांट को यहां पर आपका प्रोपेगेट किया जा सकता है। देखो, अब आपका क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है उस क्रॉप को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, है ना, या फिर आपका यहां पर टेम्परेट क्रॉप में जो है डिवाइड कर देते हो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप जो है उस क्रॉप को ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके बिहाफ पर इनको डिवाइड कर देते हो। उसी के बाद आपका थोड़ा सा बहुत और आपका क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो आपका एरिड, ह्यूमिड और आपका सब ह्यूमिड या सेमी एरिड रीजन जो है यहां पर आपका रहता है, जिसके ये भी आपका कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस का ही पार्ट है रहता है। देखो गाइस, अब क्या होता है कि आपका क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर को अगर हम डिस्कस करें, यहां पर सबसे पहले आपका टेम्परेचर है, आपका सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन के बाद अगर हम बात करें यहां पर तो आपका विंड, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बाद अगर हम डिस्कस करें यहां पर तो आपका यहां पर टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, और उसी के साथ आपका प्रेशर। ये हमारे क्या होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के फैक्टर होते हैं, यानी कि क्लाइमेट के फैक्टर क्या क्या हैं।
क्लाइमेट के बोल दो या वेदर के बोल दो, क्लाइमेट और वेदर में तो डिफरेंस आपको पता ही होगा। क्लाइमेट क्या होता है आपका ओवरऑल कहीं भी किसी भी एरिया का, जो बड़े एरिया की अगर हम बात करते हैं और लॉन्ग टाइम का जो आपका जो कंडीशंस होती हैं वहां की वेदर की, तो वो आपका क्या होता है, क्लाइमेट होता है। लेकिन वेदर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट ड्यूरेशन और आपका शॉर्ट एरिया का जो यहां पर आपका कंडीशंस है, उन्हें आप क्या बोलते हो, वेदर बोलते हो। जैसे आज का मौसम कैसा है, आज ठंडा मौसम है थोड़ा सा, है ना। अगर हम जहां हम बात कर रहे हैं तो आज का मौसम क्या है, सुहाना, है ना। चलिए भाई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं आपके जो है प्लांट की प्रोपेगेशन को। चलिए अब अगर हम इसमें बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपको पता है उससे पहले सबसे पहले सोलर रेडिएशन आता है। सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, आपने देखा होगा फोटो पीरियोडिज्म, फोटो सेंसिटिवनेस और आपका यहां पर जो है आपका फोटो ट्रोपिज्म जो है उसके फोटो ट्रोपिज्म, फोटो पीरियोडिज्म और फोटो सेंसिटिवनेस, इसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, आपकी क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं। चलिए अब हम जो है ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाएगा, पूरा का पूरा 2 घंटे की क्लास इसी पे चली जाएगी, इससे भी ज्यादा चली जा सकती है। लेकिन इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझा देता हूं, जो आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पॉसिबल होती है, जिससे आपके जो है आंसर हो पाते हैं। चलिए, तो मैंने क्या बोला यहां पर कि आपका जो है फोटो सेंसिटिव, देखो फोटो सेंसिटिव की बात करें या फिर आपका यहां पर हम फोटो पीरियोडिज्म की बात करें, फोटो पीरियोडिज्म की बात करें, और तीसरा हम बात करते हैं यहां पर फोटोट्रोपिज्म। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तीनों में ही फोटो जो है यहां पर इसका मतलब क्या है, लाइट। और उसके बाद अगला वर्ड जो है वो यहां पर क्या है, ट्रोपिज्म। देखो ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है आपका, मूवमेंट। जो आपका प्लांट लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करता है उसके प्रति जो आपने देखा होगा ज्यादातर प्लांट अगर आप घर के अंदर भी कहीं लगा देते हो और वो सनलाइट की उसको आवश्यकता होती है, तो आपने देखा होगा ज्यादातर प्लांट आपकी खिड़की से बाहर आते ही दिखते हैं। लेकिन अब कोई भी ऐसा भी होगा कि सर ऐसा भी तो होता है, हम अगर बाहर पेड़ लगाए तो वो खिड़की के अंदर भी तो आ रहा है, इसका मतलब वो अंदर की ओर अगर से ऐसा नहीं है, वो उसकी ब्रांचेस की कैपेबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फैलेगा ना वो बात अलग है। लेकिन वो प्रेफरेंस कहां दे रहा है, आपका लाइट की डायरेक्शन में प्रेफरेंस दे रहा है, तो वहां पर वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब देखो ये है आपका लाइट की डायरेक्शन में प्लांट का मूवमेंट करना। दूसरा हमारा यहां पर आता है फोटो सेंसिटिवनेस और तीसरा हमारा आता है फोटो पीरियोडिज्म। देखो फोटो सेंसिटिवनेस का मतलब होता है इसी के बिहाफ पर आप करते हो क्लासिफिकेशन, आपका सीजन के बेस पे जो आपकी क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया जाता है। आप बोलते हो कि सर खरीफ क्रॉप होती है, आप बोलते हो कि रबी क्रॉप होती है, आप बोलते हो कि जायद क्रॉप होती है, तो ये कंप्लीटली आपका फोटो सेंसिटिवनेस। फोटो सेंसिटिवनेस का मतलब क्या होता है कि आपके प्लांट को ड्यूरिंग द आपकी ग्रोथ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखना ध्यान पे, कि यहां पर आपका ड्यूरिंग द ग्रोथ साइकिल, जब आपके जितने घंटे आपके प्लांट को लाइट की आवश्यकता होती है, जितने घंटे आपके प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के बेसिस पर आप क्या करते हो, फोटो सेंसिटिवनेस की बेस पे आप प्लांट को क्लासिफाई करने का काम करते हो, है ना। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरा का पूरा जब प्लांट को ग्रोथ की बात करते हैं तो वो तो पूरा सीजन में होता है, इसीलिए यहां पर जो आपका सीजनल क्लासिफिकेशन है वो फोटो सेंसिटिवनेस के बेस पे ही क्लासिफाई किया गया है। अब देखिए, अब आपने सुना होगा, अब मैं इस कहानी को क्यों बताया, उसका रीजन क्या था वो सुनना मेरी बात। यहां आपका जो प्लांट है, यहां आपका जो प्लांट होता है वो आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि IARI या फिर ICAR ने या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि अभी फोटो इन सेंसिटिव वेराइटी निकाली, किसी भी क्रॉप की, मान लीजिए चाहे राइस है, व्हीट है, ऑनियन है, पोटैटो है ना, तो वो क्या करते हैं, फोटो इन सेंसिटिव वेराइटी निकालते हैं, है ना, फोटो इन सेंसिटिव। तो ये फोटो इन सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो प्लांट आपका किसी भी सीजन में लगाया जा सकता है, जिसके ऊपर वहां पर ड्यूरेशन द ग्रोथ साइकिल, उसके ऊपर लाइट का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे आप क्या बोलते हो, फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी बोलते हो। क्योंकि ड्यूरिंग द ग्रोथ साइकिल आपके प्लांट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और यहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हो, उसका उसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपके प्लांट को ड्यूरेशन द ग्रोथ साइकिल, जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके
उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमारी जो वेराइटी होती है उसे आप क्या बोलते हो, फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी होती है। और ये वेराइटी जो है आपके प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स के साथ जब आपका जो है एक्सचेंज किया जाता है, उनको जो है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग मेथड के द्वारा जब निकाला जाता है, तब जाकर ये आपकी ब्रीडिंग वेराइटी जो है आती है, ताकि ऑफ सीजन के अंदर भी हम क्या कर सकें, आपके प्लांट से जो है प्रोडक्शन ले सकें, है ना। अब अगला अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका फोटो पीरियोडिज्म। देखो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिज्म मतलब टाइम। आप बोलोगे सर यहां भी टाइम बोल रहे हो, यहां पर भी टाइम बोल रहे हो, लेकिन देखो यहां पर आपका टाइम की सेंस थी, है ना, क्योंकि सेंसिटिव, इससे मैं जस्ट एक आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है ना। लेकिन यहां पर क्या है आपका पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होगा कि जितने घंटे आपके लाइट की रिक्वायरमेंट है, किस ड्यूरेशन में, जब आपका प्लांट यहां पर क्या करेगा, जब आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फोटो पीरियोडिज्म वर्ड आएगा वो आपका ड्यूरिंग द फ्लावरिंग आएगा। कब जाएगा आपका, ड्यूरिंग द फ्लावरिंग, कि आपके फ्लावरिंग के टाइम पर जितने घंटे प्लांट को लाइट की आवश्यकता है, वो आपका यहां पर क्या होगा, फोटो पीरियोडिज्म होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये आपके यहां पर बहुत ही काम में आने वाला है। सो आपको ये जो है कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। अब इसी के बिहाफ पर क्या होता है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को निकाला जाता है। ये वेराइटीज जो है ज्यादातर फोटो इंसेंसिटिव वेराइटीज होती हैं, या फिर आपका जो है ऑफ सीजन वेराइटीज होती हैं। तो ऑफ सीजन वेराइटीज का मतलब जो होता है वो यही होता है, ठीक है गाइज। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं तो उस समय आप इनको क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है गाइज। चलिए, तो यहां पर आपका जो है आंसर क्या होगा कि जब हम बात करते हैं वेराइटीज को, तो देखो वेराइटीज कई बार ये भी होता है कि मैं नहीं बोलता कि मुझे सारी वेराइटीज याद है ना, क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूं कि वेराइटीज याद करना है तो उनको जस्ट एक बार देखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है ना। उनमें से कुछ वेराइटीज जो इंपॉर्टेंट होती है उनको हमने लिखना पड़ता है ना। तो आपके लिए मैंने कोशिश की थी लास्ट क्लास में कुछ वेराइटीज को प्रोवाइड करवाने की, आप उन वेराइटीज को याद कीजिए। और बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। देखो बच्चों, मैंने आपको कल भी बोला था और परसों भी बोला था कि पीडीएफ आपको मिलेंगी, इसमें आपका जो है, क्योंकि देखो मैंने वादा किया है तो उस चीज के लिए मैं आपको यहां पर हमेशा प्रोमिसेबल हूं, है ना। तो मैं आपको वादा पूरा करूंगा हर हालत में, डोंट वरी, इस चीज के लिए चिंता मत करें। लेकिन आज आपका ये पेपर जो है, आपका जो इसके अंदर पीपीटी में इंक्लूड था, वो पेपर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें चिंता मत करें, पैनिक मत हुए, है ना, क्योंकि रीजन क्या है, जो चीज मैं आपको देने वाला हूं उसके लिए आप बेफिक्र रहे। मैंने जो आपसे वादा कर दिया वो आपको हर हालत में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादातर टाइम वेस्ट मत कीजिए इन चीजों के ऊपर कि क्या हो रहा है, जस्ट अपना पढ़ने में ध्यान लगाइए। चलिए, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, भीमा सुपर जो है वो एक आपकी सूटेबल वैरायटी किसके लिए, खरीफ सीजन की क्रॉप के लिए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पूछा गया कि ट्राइकोग्रामा जो है वो क्या है, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ व्हीट है, या फिर आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉटन है, या फिर आपका बायोपेस्टिसाइड है, या एक आपका फंगल पेस्ट वेराइटी है। देखिए भाई, जब हम बात करते हैं ट्राइकोग्रामा की या ट्राइकोडर्मा की, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, आपके बायोपेस्टिसाइड होते हैं। ये हमारे दोनों ही क्या होते हैं, आपके बायोपेस्टिसाइड होते हैं। आपको बायोपेस्टिसाइड के बारे में पता होगा। बायोपेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है कि वो आपका पेस्टिसाइड जो कि कहीं ना कहीं लिविंग है, जो आपका पेस्ट, आपके जो पेस्ट कोई किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट है, कोई फंगस है, कोई आपका बैक्टीरिया है, उनके एग के ऊपर, उनके लार्वा के ऊपर, उनका स्पोर के ऊपर, या फिर उनके ऊपर जब आपका वो कंज्यूम करने का काम करता है, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसे आप क्या बोलते हो, बायोपेस्टिसाइड बोलते हो, है ना। तो इनको ध्यान रखना भाई, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो आपका ट्राइको ग्रामा है या फिर आपका एक और भी होता है ट्राइकोडर्मा, है ना। तो ये दोनों ही क्या होते हैं आपके यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोपेस्टिसाइड होते हैं। ये आपका इंसेक्ट है और ये आपका एक फंगस होती है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना, जो आपके एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए गाइस, तो ये हमारे क्या होंगे, बायोपेस्टिसाइड होंगे, ठीक है। चलिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, परमालिनी, विक्रम एंड चक्रधर आर वेराइटी ऑफ। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परमालिनी है, विक्रम है या चक्रधर है, वो किसकी वेराइटी है, आपके पपाया की है, ग्वावा की है, लाइम की है या गोट की है, ठीक है। अब देखो गोट वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, वहां पर क्रॉप होगा, लेकिन ये तो यहां पर जब बनाया गया तो क्वेश्चन को उसके वजह से डाल दिया गया। लेकिन पपाया की अगर हम बात करते हैं, ग्वावा की बात करते हैं और लाइम की बात करते हैं, तो देखो फिर वही बात है कि अगर वेराइटीज आपको याद होंगी तभी आप आंसर कर पाओगे, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्टली आपको अभी कोई भी 4 वेराइटीज का नाम ले दूं जो आपने कभी सुनी नहीं है,
तो आप कहां से तुक्का क्या लगाओगे उसके अंदर, क्या कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, ये तो एज इट इज आपकी फैक्ट चीजें हैं, और फैक्ट चीजें जब तक याद नहीं करोगे तब तक इनका आंसर करना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो इनको तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं कि जस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज को एक बार नजर लगा लीजिए। और आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला भी था, वादा भी किया था, जीआई टैग को आप लोगों के साथ यहां पर हर हालत में, जीआई टैग जितनी क्रॉप्स को मिल चुके हैं, जितने आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मिल चुके हैं, उतने जीआई टैग आपके रिलीज किए जाएंगे। एक बाई मंथली मैगजीन जो हमारी आती है, उस मैगजीन के थ्रू ही ये चीज मिलेगी आपको, और वो मैगजीन आज हम रिलीज करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में रिलीज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान करना, जो आपका ये किया जा रहा है, जिसमें हम करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको पढ़ें भी, है ना, आप इनको सर्कुलेट भी करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, सो दैट कि हम आपका जो है स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें इन चीजों से। चलिए गाइज, तो यहां पर आपका क्या होगा, जो आपका इसकी जो वेराइटीज है वो आपकी लाइम की वेराइटीज है, ये तीनों की तीनों। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, to get maximum yield, the spacing of banana plantation for dwarf cavendish and robusta variety, आपकी जो ड्वार्फ कैवेंडिश और रोबस्टा वेराइटीज हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए इनका स्पेसिंग कितना होना चाहिए किसके अंदर, आपके बनाना के अंदर। तो देखो भाई, आपका जब भी हम बात करते हैं कि इनके अंदर स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका स्पेसिंग जो है वो यहां पर ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल से आपका थोड़ा सा कम रखा जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो है यहां पर 1.8 इंटू 1.8 ये जो है आपका यहां पर रखा जाएगा, किसके लिए, आपका मैक्सिमम जो है बनाना की यील्ड लेने के लिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार से आपका क्या है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट चीजें हैं, तो फैक्ट आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट के अंदर और कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए गाइज, उसकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका, तो दशहरी लांगड़ा वेराइटीज ऑफ मैंगो आर अवेलेबल फ्रॉम, आपका जो दशहरी है, लांगड़ा है, जो आपकी मैंगो की वेराइटीज हैं, वो आपकी कब से अवेलेबल होती हैं, मई जून से, अगस्त सितंबर से, अक्टूबर नवंबर से, या फिर फरवरी मार्च से। देखिए, जब भी हम बात करते हैं दशहरी लांगड़ा, तो अब ऑब्वियस ही बात है, ज्यादातर जो है आपका वेराइटीज जितने भी आपकी मैंगो की है ना, वो आपकी कहां और कब मिलती है। जब आपको ऐसा कुछ लगे, कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप, आप इतना याद करिए कि आप ज्यादातर किस समय में खाते हो, है ना। देखो, इस चीज का कोई वो आपका वैलिड रीजन तो नहीं होगा यहां पर, लेकिन फिर भी ये है कि अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप बिल्कुल अटके हुए हो, आपको लगता है कि इतने नंबर जो है वो सफिशिएंट नहीं होंगे, उस समय हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि जिस समय हमारी जो वेराइटीज होती हैं, जिस समय हमारी जो आपकी जो भी फ्रूट क्रॉप होती हैं वो अवेलेबल होती है मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उनका आंसर कर देंगे। अब इसका जो है दशहरी लांगड़ा, ज्यादातर आपकी वेराइटी जो है आपने सुनी भी होगी, आप मई जून में जब कंज्यूम करते हो, है ना, गर्मियों का सीजन आता है, आम का सीजन तो वही होता है भाई, है ना, तो आपके आम के सीजन के अंदर यूपी वाले बेहतरीन जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यूपी वाले अगर कोई है तो उनके लिए तो ये आंसर करना बड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मैंगो वहां पर आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी वही है और प्रोडक्टिविटी भी वही सबसे ज्यादा है, ठीक है गाइज। चलिए, तो आपका जो है कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका मई जून, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका केमिकल डीलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड कैन बी डन विद, आपका जो केमिकल डीलिंटिंग है, कॉटन जो होता है, कॉटन के अंदर आपको पता होगा एक उसके अंदर सबसे पहले हार्वेस्टिंग होता है, कॉटन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। और हार्वेस्टिंग को आप बोलते क्या हो, देखो, कॉटन की हार्वेस्टिंग को आप बोलते हैं पिकिंग, कॉटन की हार्वेस्टिंग को आप क्या बोलते हो, पिकिंग बोलते हो। देखिए, यहां पर क्या बोला मैंने, कॉटन, कॉटन की जब बात की जा रही है तो उसके अंदर उसकी हार्वेस्टिंग है। कॉटन की हार्वेस्टिंग को बोला जाएगा पिकिंग। जब पिकिंग कर ली जाएगी, जब पिकिंग कर ली जाती है, तो आपका जो कॉटन का बॉल होता है, कॉटन का जो बॉल होता है, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। अब इन सीड को क्या किया जाएगा, यहां से आपका सेपरेट किया जाएगा, आपका फाइबर जो है वो अलग कर लिया जाएगा और सीड जो है उनको अलग कर लिया जाएगा। देखिए, यहां पर आपका फाइबर अलग हो जाएगा और आपका जो सीड अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, गिनिंग बोलते हो। देखो, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं ज्यादातर आपको एग्जाम के अंदर, उनको समझना। मैंने क्या बोला, यहां पर दो वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम के अंदर, जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहला वर्ड होता है कॉटन सीड, पहला वर्ड क्या होता है आपका, कॉटन सीड, और दूसरा आपका होता है सीड कॉटन, दूसरा क्या होता है आपका, सीड कॉटन। देखो भाई,
यहां पर क्या है कि कॉटन सीड का मतलब क्या होता है, आप क्या बोलते हो? देखो, याद करने का तरीका है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इस चीज का, लेकिन अगर याद करना है आपने, क्योंकि कोई भी चीज क्या करते हो आप, हमेशा आपके माइंड के अंदर जो चीज जैसे जैसे चलती होती है उसको उसी प्रकार से आप याद कर लेते हो। तो उसी प्रकार से मैं एक छोटा सा आपको तरीका बता रहा हूं कि इसको याद कैसे किया जा सकता है। देखो, आप हमेशा क्या बोलते हो, कॉटन का बीज होता है या बीज का कॉटन होता है? ऑब्वियस सी बात है। अब आप साइंटिफिकली बात करो तो बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, सीड से ही तो कॉटन बनता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वैसे हम नॉर्मली बीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आपका जो बीज होता है उसके लिए क्या यूज करते हो? सीड का कॉटन बोलते हो या कॉटन का बीज बोलते हो? हम यहां पर क्या बोलते हैं? कॉटन का बीज बोलते हैं, कॉटन सीड बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो कॉटन सीड वर्ड है वो आपका हमेशा वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? आपके सीड के लिए, ठीक है। और दूसरा जो आपका सीड कॉटन होता है, ये वर्ड आपका यूज किया जाता है किसके लिए? जब आपका कॉटन जो है वो फाइबर उसका जो है उसके साथ में प्रेजेंट होता है, जो उसके साथ में प्रेजेंट होता है वो यहां पर क्या होगा? आपका यूज किया जाएगा। तो इस बात को यहां पर याद रखना कि जो हमारा सीड कॉटन है वो होता है पूरा का पूरा फाइबर के साथ आपका कॉटन। इसमें क्या होगा? अब आपका अलग किया जाएगा। अब याद रखना, ये वहां पर आएगा कि सीड कॉटन से जब आपका सीड और फाइबर अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बेटा जी? गिनिंग बोलते हो। क्या बोलते हो? गिनिंग। और गिनिंग के बाद, जैसे ही आपका गिनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद यहां पर क्या होता है? जो आपका सीड है इसके ऊपर छोटा छोटा फाइबर आपका बच जाता है, क्योंकि फाइबर अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो जैसे आप मैंगो को काटते हो, तो मैंगो को काटने के बाद क्या होता है? मैंगो की गुठली बच जाती है ना। अब उस गुठली को साफ करने का काम कौन करते हो? आप लोग करते हो ना, है ना। तो वहां पर आप लोग करते हो, लेकिन यहां पर क्या किया जाएगा? आपका जो है एक सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा, जिससे आप यूज करके आप क्या करते हो? यहां पर इस फाइबर को अलग करके आपको जो है उसको सीड को साफ करना होता है, जिससे आप उस सीड को ट्रीट करवा सके। किससे ट्रीट करवा सके? आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि अब आपको क्या होता है? सीड को जर्मिनेट करवाना होता है, या फिर सीड को जो हमने बीटी कॉटन की फॉर्म में प्रिपेयर करना है, तो उसको जब प्रिपेयर किया जाएगा तो उससे पहले सीड को क्या किया जाता है? कंप्लीट आपका क्लीन किया जाता है। तो सीड की क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर आपका जो है डीलिंटिंग प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? आपका डीलिंटिंग प्रोसेस करते हैं। और डीलिंटिंग करने के लिए आपका केमिकल कौन सा यूज किया जाता है बेटा जी? आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसका कंसंट्रेशन भी अगर पूछ ले तो 0.1% जो है इसका सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर इतना कम कंसंट्रेशन क्यों यूज किया जाएगा? देखो, यहां पर रीजन क्या होता है, जब भी आप एसिड की बात करते हो तो एसिड आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी बॉडी के ऊपर गिर जाए तो आपके लिए क्या हो जाता है? हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से स्किन को क्या कर देगा? जला देगा। लेकिन जब इसमें वाटर का सोल्यूशन बना के, वो भी 0.1% सोल्यूशन यूज किया जाएगा, तो उससे आपका सीड जो है वो खराब नहीं होगा, और वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो हमारे जो है कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस, तो ये हमारे लिए क्या था? आपका कॉटन के रिगार्डिंग हार्वेस्टिंग के पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपका यहां पर आंसर आपको मिल गया होगा। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ना ही तो अमोनिया होगा, ना कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ना ही आपका मिथाइल एल्कोहल होगा। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर क्या रहेगा? द मोस्ट पॉपुलर ग्रेप वैरायटी इन इंडिया इज, आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी ग्रेप की यानी कि अंगूर की जो वैरायटी है वो कौन सी है? देखिए, बेंगलोर ब्लू है, या अर्का कृष्णा है, या फिर बोखरी है, या फिर आपका थॉमसन सीडलेस है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं यहां पर आपका मोस्ट पॉपुलर जो ग्रेप वैरायटी है, आपकी अंगूर की जो वैरायटी है, वो सबसे ज्यादा कौन सी है? ठीक है, तो बेंगलोर ब्लू है, अर्का कृष्णा है, या फिर बोखरी है। तो यहां पर आपका जो थॉमसन सीडलेस है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ना। तो कल हम ग्रेप के रिगार्डिंग जब डिस्कस कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था, अच्छे से समझाया था कि आपकी कौन सी वैरायटी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो होती है। तो वो आपका यहाँ पर थॉमसन सीडलेस क्या है? आपकी एक आपकी यहाँ पर सीडलेस वैरायटी है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। और आपको पता भी होना चाहिए, कई बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आपका अंगूर होता है, जो आपके ग्रेप्स होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी है। पार्थेनोकार्पी क्या होती है? देखो गाइज, पार्थेनोकार्पी, अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा ब्रीडिंग को, लेकिन फिर भी आपको छोटा सा चीज बता देता हूं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। देखो, पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है आपका कि फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हमारा क्या रहेगा? आपका यहां पर पार्थेनोकार्पी रहेगा।
और दूसरा बेटा जी यहां पर एपोमिक्सिस रहेगा। क्या रहेगा? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या फिर इसको वर्ड आप सीड ना बोल के क्या बोलते हो? एम्ब्रियो बोलते हो। देखो गाइज, आपको मैं बता दूं कि एम्ब्रियो ही सीड होता है एक प्रकार से। ये कोई एम्ब्रियो और सीड कोई अलग अलग जगह से नहीं आते हैं, और सीड कोई कहीं से फूड लेके नहीं आता है। उसके अंदर में ही एक पार्ट होता है जो आपका जो आपका फूड होता है उसको कंटेन करने का काम करता है। सीड के अंदर क्या होता है? आपका सीड जो है वो एक कंबाइन है, उसके अंदर एक साइड में आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट है और एक साइड में आपका यहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो आपका जो एम्ब्रियो होता है उसी को आप सीड बोल देते हो, क्योंकि विदाउट उसके सीड की कोई भी महत्वता नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। जब भी बात की जाएगी पार्थेनोकार्पी मतलब फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये हमेशा हम सीडलेस फ्रूट को प्रिपेयर करने के लिए इस काम को करते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका ग्रेप के अंदर किस प्रकार का पार्थेनोकार्पी होता है, तो आपका याद रखना स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो है वो आपका अवेलेबल होता है किसके अंदर? स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ये हमारा अवेलेबल होता है किसके लिए? आपका ग्रेप्स के लिए। ये आपके एग्जाम के अंदर यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, ये आपको होप से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। एपोमिक्सिस भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहां से किसी का भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारी वैरायटी कौन सी थी बेटा जी? आपकी थॉमसन सीडलेस। चलिए, अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ वाटरशेड। देखिए भाई, आपका वाटरशेड, एक आपका यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और एक यहां पर आपका इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड होता है। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के अंदर अच्छे से वाटरशेड के बारे में कहानी बताई हुई है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि देखो उस चीज के लिए कोई वो नहीं है जो आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है ना। आप जाके देखना, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसी दिन मैंने वाटरशेड के ऊपर एक क्वेश्चन मतलब पूरी की पूरी वीडियो डाली हुई है। इसीलिए डाली हुई है क्योंकि वाटरशेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट हमारा डिप्लीट होता जा रहा है। अगर कोई भी पर्सन वहां पर आपका जो एग्जाम बना रहा है वो ज्यादातर करंट सिचुएशन के ऊपर क्या करता है, एग्जाम ज्यादा बनाने की कोशिश करता है। और करंट सिचुएशन में जो करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब कोई जरूरी नहीं होता कि करंट वही होगा। करंट का मतलब क्या होता है कि आज के सिचुएशन जो है, आज आपके देश में क्या सिचुएशन चल रही है, आपके वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, उसके रिलेटेड वहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस स्वाभाविक होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपके जो एग्रीकल्चर लॉ है उनके ऊपर टाइम आपको क्यों दिया, क्योंकि रीजन क्या है, वहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है। हो सकता है एक सिंगल क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन हमारी जो प्रिडिक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी कर लेंगे, नहीं आएगा तो अलग बात है, लेकिन हमने पढ़ा तो सही कम से कम। उसी प्रकार से आपका वाटरशेड भी है, मैंने उसको वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर बस इतना बताऊंगा कि क्या है इसके अंदर। तो वाटरशेड के अंदर क्या होता है, आपका पर्टिकुलर एक जो आपका वाटर रिसोर्स होता है, उसमें आप जो वाटर को मैनेज करने का काम करते हो, है ना, वही आपका यहां पर किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वाटरशेड एरिया में भी अबाउट 500, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा। एक मिनी वाटरशेड होता है, एक मिली वाटरशेड होता है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वाटरशेड होते हैं आपके। दूसरा यहां पर क्या होता है, वाटरशेड विच हैज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी आपका पॉसिबल है ना। वाटरशेड के अंदर हो सकती है कहीं ना कहीं किसी भी एरिया के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि देखो वाटरशेड कोई जरूरी नहीं है कि आपका वहां पर ड्रिंकिंग वाटर होगा वहीं अवेलेबिलिटी होगी, नहीं, ये आपका जहां पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पर भी आपका वाटरशेड हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इन केस ए वाटरशेड फॉल इन टू विलेज, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू सब वाटरशेड एरिया कॉन्फाइंड टू द डेजिग्नेटेड विलेजेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वाटरशेड जो होता है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वाटरशेड एरिया में यही डिफरेंस होता है। आपका वाटरशेड जो होता है वो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट होता है, जो पर्टिकुलर एरिया के लिए कॉन्फाइंड होता है कि इस एरिया के अंदर इस चीज को यहां पर क्या किया जाएगा, आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी को और वाटर रिसोर्स को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, वाटर इकोसिस्टम को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या होगा कि वाटरशेड मिनिमम वेजेस आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एक्चुअल वेजेस। भाई अब वेजेस की बात कहां से आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया वहां पर आपका, क्योंकि वाटरशेड के अंदर हम ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं कि एक्चुअल वेजेस, मिनिमम वेजेस, वो तो आपका मनरेगा के तहत ही वहां पर वर्क होता है।
जिस भी वाटरशेड की बात करते हैं, अगर वाटरशेड को डेवलप भी करना है तो आपका मनरेगा के तहत वर्क होता है। और मनरेगा आपको पता है ऑलरेडी एक ऐसी डेवलपमेंट स्कीम है जो कि आपकी रूरल डेवलपमेंट एरिया के लिए, आपके उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, जो मजदूर वर्ग है उनको जो है रोजगार प्रदान करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके अंदर में आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लाखों लोगों को क्या मिल पा रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो देखो भाई, ऐसी स्कीम को भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि देखो आपको जो है पीछे अगर आप जाके देखोगे तो कई स्कीम जो आपके जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वहां से आपका आया है, जो आपका स्वरोजगार जो आपका रोजगार योजना थी उससे क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके आते हैं तो उनको आप, क्योंकि देखो रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम है आपकी 5-10 स्कीम है जिनको एक बार आप फोकस कर लेना, उसके अलावा अगर आएगा तो आंसर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अब देखो पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना और पूरा आपका रूरल डेवलपमेंट स्कीम पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्कीम है जैसे कि आपकी मनरेगा है, जैसे कि आपकी आपका जो है कहीं ना कहीं मनरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कुछ इसका जो है कहीं ना कहीं स्कीम का नाम होता है पूरा का पूरा, है ना, कि रूरल जो एम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट देना कहीं ना कहीं, है ना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्लियर कर देंगे। जो आपके एग्रीकल्चर वेजेस हैं उनको भी डिफाइन कर दिया जाएगा, डोंट वरी। आगे हम जो एक मैराथन सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था 14th ऑफ कोशिश करेंगे कि 14th को, ठीक है, या तो 14th को होगा, फिर उसके बाद यार नहीं हो पाया तो फिर 21 को होगा, दोनों में से एक दिन होगा, ये डेफिनेट आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोग रेडी रहना कि 14 तारीख को या फिर 21 तारीख को, 99% है कि 14 तारीख को होगा। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो उस केस में हम क्या होगा, आपका जो है यहाँ पर 21 तारीख को हम पूरा का पूरा करने का जो है कोशिश करेंगे। चलिए गाइज, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आपका सिलेक्शन जो है आपके वाटरशेड के लिए ये आपका जो है डी रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो एंड इंटरनल कोर्क इन एप्पल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कि आपका जो इंटरनल नेक्रोसिस है या फिर आपका जो इंटरनल कोर्क है वो आपका किसकी वजह से यूज होगा। देखिए जब भी यहां पर आपका बात करते हैं इस केस के अंदर, तो आपने सुना होगा ज्यादातर कि आपका जब भी यहां पर क्या किया जाएगा, इंटरनल नेक्रोसिस होता है, फ्रूट के अंदर कोई डेफिशिएंसी आती है, फ्रूट के अंदर कोई डिसऑर्डर आता है। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। लेकिन ये बात सुनिए कि इसका रीजन क्या है। देखो मैंने कल भी आपको जब डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात कर रहे थे हम, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं, चाहे वो आपका फ्रूट के अंदर हो रहे हैं, आपके लीफ के अंदर हो रहे हैं, आपके स्टेम के अंदर हो रहे हैं। तो लीफ के अंदर मैंने कल डिस्क्राइब किया था कि आपका प्लांट के अंदर जो है ओल्डर लीफ में थे, न्यू लीफ में थे, उसके बाद हमारा यहां पर बोथ ओल्ड और न्यू दोनों के ऊपर थे, और लास्ट में हमारा क्या था, टर्मिनल बड पे था। देखो जब भी आपका फ्रूट के रिलेटेड, आपके बड के रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर जो आंसर रहेगा वो आपका यहां पर या तो कैल्शियम से होगा या आपका बोरोन से होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही बताया था, तो इनका यहां पर ज्यादातर जो है ये रोल प्ले करते हैं किस केस में, आपके टर्मिनल बड पे। ज्यादातर जो आपके हैं इस प्रकार के इंटरनल कोर्क है, इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ फ्रूट है ना, तो ये आपके ज्यादातर जो डिसऑर्डर है वो किससे रिलेटेड है, आपके बोरोन से रिलेटेड है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बोरोन और जिंक के ही ज्यादा मिलेंगे। आपके ज्यादातर जो डिसऑर्डर हैं वो बोरोन और जिंक के ही मिलेंगे, तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जैसे अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो है, इंटरनल कोर्क इन एप्पल है, या फिर इंटरनल नेक्रोसिस आपका आंवला में भी होता है ना, उसमें भी आपका जो है आपका इंटरनल नेक्रोसिस होता है। तो सभी के सभी किसकी वजह से होते हैं, बोरोन की वजह से होते हैं। तो इनको तो हमें देखना ही नहीं है। ज्यादातर अगर फ्रूट की बात की जा रही है, ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल अंधभक्त बन जाओ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना, क्योंकि अंधभक्त जो होता है वो गलत होता है, भगत जो होता है वो सही हो सकता है ना। देखो चलिए, शिष्य बनना सही है लेकिन अंधा शिष्य नहीं बनना है किसी का भी, है ना। अंधा मतलब होता है जो हम बिना देखे बिलीव कर ले, अगर गलत है तो गलत भी बोलना चाहिए और सही है तो उसको सही भी बोलना चाहिए, ठीक है। और टीचर भी ये नहीं होता कि कोई भगवान होता है, टीचर ये होता है कि अगर वो गलत है तो वो भी सही करने की अंदर आपके क्षमता रखें। तो हम भी ऐसा ही होते हैं कि हम आपको ये बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है, ठीक है गाइज। तो मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं आपकी सक्सेस के लिए मैं ही अवेलेबल हूं, नहीं, ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जुड़े रहते हो तो शायद कहीं ना कहीं मैं आपके लिए 1% वर्क कर पाऊं। चलिए गाइज,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है बोरोन चला जाएगा। चलिए अगला अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट। देखिए भाई, आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं। कोई आपका फ्रूट जो है वो ड्रूप टाइप का होता है, कोई आपका यहां पर बेरी टाइप का होता है, कोई आपका यहां पर जो है क्या कहते हैं हेस्पेरिडियम टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप के यहां पर क्या रहते हैं आपके फ्रूट टाइप रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर जब हम बात करते हैं कि सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट का क्या होता है एग्जांपल, तो पियर, पोमग्रेनेट या फिर आपका यहां पर मैंगो। देखिए भाई, मैंगो के अंदर आई थिंक सो ड्रूप होता है, और इसी प्रकार से पोमग्रेनेट में भी नहीं होगा, पियर में भी नहीं होगा, लेकिन जैक फ्रूट जो है वो आपका यहां पर क्या होगा, सोरोसिस टाइप का फ्रूट होगा। देखो अब यहां पर क्या है, फ्रूट टाइप मेरे लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है और मैं इसके अंदर इतना क्लियर नहीं हूं कि मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि आप इन चीजों को याद करके जाना, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है उस समय आप इसका आंसर जो है वो गलत ना हो। चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन है द प्लांट इंडिकेटर विच शोज द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इन सॉइल इज। ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप ये समझ सकते हो कि मोस्टली एग्जाम में छोड़ना बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि देखो आपने इतनी चीजें नहीं पढ़ी है, आप इतना मतलब देखो वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर भी इतना बड़ा है कि जिसे पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने क्या बोला, वर्ल्ड में एग्रीकल्चर भी एक इतना बड़ा है कि जिसे आप पढ़ पाना मुश्किल है। तो आप ये समझिए कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हम वहीं तक कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर फिर भी ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है, आपने कभी सुना हुआ है, तो उस क्वेश्चन का आंसर करने का काम करना। अगर आपने कभी नहीं सुना है तो उस केस में आप इन क्वेश्चंस का जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है तो वो आपका गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहां पर भी अब देखो, मैंने भी ये क्वेश्चन तभी सुना था जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई भगवान हूं, मुझे पता था, नहीं भाई। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने भी सर्च करने का काम किया था, मुझे तभी पता चला था कि इसका आंसर जो है वो ये होगा। इससे पहले मैंने भी कभी नहीं सुना हुआ था। तो लेकिन इसका आंसर यहां पर क्या होगा, आपका वेलोजिया कैंडिडा होगा। और इस चीज को जो है आप याद कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको वैसे भी नॉर्मली लाइफ के अंदर भी देखो गोल्ड की बात आती है ना, तो गोल्ड से तो हमारा हो ही सकता है, ठीक है। ग्रो करवा लेना भाई, पता लग जाएगा कि आपकी जमीन में गोल्ड है या नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या है, वेलोजिया कैंडिडा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पर, काबुली चमत्कार एंड उदय आर चिकपी वेराइटी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अब काबुली की जब बात आई तो बच्चों ने सोचा शायद चिकपी के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, जब भी हम बात करते हैं चिकपी, तो चिकपी की वेराइटी किस स्टेट से है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वेराइटी जो ज्यादातर है किस स्टेट से बिलोंग करती है। आपकी बिहार से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, राजस्थान से बिलोंग करती है, या फिर हरियाणा से बिलोंग करती है। तो आपकी जो ये वेराइटीज हैं उदय या फिर काबुली चमत्कार, ये दोनों ही जो है हरियाणा से बिलोंग करती है। इन वेराइटीज का जो रिलेशनशिप है वो कहां से, आपका हरियाणा से है। तो इस चीज को याद रखना हमेशा, क्योंकि आपके यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जो आपका काबुली चमत्कार और उदय जो है वो वेराइटी आपकी कहां से है, हरियाणा से है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए। द पंजेंसी इन अनइंजर्ड गार्लिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपका यहां पर गार्लिक के अंदर जो पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होगी। देखो भाई, गार्लिक के अंदर जो पंजेंसी होगी वो किसकी वजह से होगी, डाई अलाइल डाइसल्फाइड। ये आपको पता है, डाई अलाइल डाइसल्फाइड। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका और भी बहुत सारे फ्रूट, आपके जो है फ्रूट बोल रहा हूं, अनियन है या फिर चिली है, तो उनके अंदर भी आपका क्या होता है, पंजेंसी अवेलेबल होती है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं यहां पर, तो देखो सबसे पहले क्या है कि आपका चिल्ली जो है उसके अंदर जो आपकी प्रेजेंसी होती है वो आपकी किसकी वजह से होगी। देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड ये है, लेकिन जब भी पंजेंसी की बात आएगी आपकी चिल्ली के अंदर, पंजेंसी क्या होती है ना, पंजेंसी क्या होती है आपकी यहां पर जैसे आप खाते हो तो खाते ही आपको मिर्च में अगर तीखी है तो क्या करते हो, सी करते हो ना, है ना। तो यहां पर याद रखना, एक कैप्सिसिन होता है और एक आपका यहां पर जो है कैप्सिथीन होता है। तो याद रखना, कैप्सिसिन जो होगा वो यहां पर क्या होगा, आपकी पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और कैप्सिथीन जो होगा वो यहां पर क्या होगा, आपका यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, जो है उसके अंदर कलर जो आता है उसके अंदर, ठीक है। और दूसरा यहां पर क्या है, पंजेंसी जो अनियन के अंदर होती है ड्यू टू एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, जो कि उसके अंदर बल्ब्स होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिंजर के अंदर जो आपकी होगी वो जिंजरोल की वजह से होगा। और जो आपका ऑयल लिक्विड जो है वो भी आपका एक होमोलोगस
फिनॉल। उसके अंदर जो ऑयल लिक्विड होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर एक आपका होमोलॉगस फिनॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जिंजर की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जिंजरोल आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर पंजेंसी अनियन के अंदर, तो वो आपका किसकी वजह से आ जाएगा, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से आ जाएगा। तो इनको याद कर लेना, क्योंकि देखो और ये किसकी वजह से होते हैं ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है भाई। एक आपका अनियन और एक आपका यहाँ पर जो है जो गार्लिक है ना, और एक आपका मस्टर्ड, इन तीनों चारों क्रॉप के लिए आपका एक न्यूट्रिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो बात आई गई है तो समझा देता हूं कि क्या होता है। देखो आपने सुना होगा यहां पर आपका एक सल्फर न्यूट्रिएंट है। आपका न्यूट्रिएंट क्या है बेटा जी, आपका सल्फर। सल्फर न्यूट्रिएंट जो होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये न्यूट्रिएंट आपका जो है जो आपका ऑयल कंटेंट है उसके लिए, उसके अंदर पंजेंसी जो होती है उसके लिए, और उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर ऑयल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए भी सल्फर एक इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट रहता है। और उसी की वजह से ये जो आपके एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड बनते हैं या फिर ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके प्लांट के अंदर, देखो आप बोलते हो, देखो ये कोई भगवान ने जब प्लांट बनाए थे तो इसके अंदर ये नहीं बोला गया था कि आपका अनियन जो है ये इसके लिए होगा, इसके लिए होगा। ये तो हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, इनको बना लिया। लेकिन एक्चुअल में जब आप देखोगे इनका जो प्लांट के सारी चीजें जो होती है वो सारी की सारी किसके लिए होती हैं, खुद के लिए होती हैं। खुद के लिए मतलब जो प्लांट आपका ग्रो करता है, प्लांट आपका ग्रो करता है तो उसके खुद के लिए होती है कि कहीं एनवायरनमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर ये होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो प्लांट है इनके ऊपर कोई डिजीज का अटैक या फिर इंसेक्ट का अटैक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके लिए यहां पर क्या होती है, ये चीजें आपकी प्रेजेंट होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं, एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को यहां पर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सल्फर का तो हो गया कि सल्फर इनके लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट आपका फर्टिलाइजर होगा। लेकिन यहां पर आपका एक चीज और भी बता सकता हूं, जैसे कि आपने सोरगम क्रॉप के अंदर सुना होगा HCN, जिसे आप क्या बोल सकते हो, धुरिन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि आपकी प्लांट के अंदर कम होता है, प्लांट के अंदर आपका जब नी हाइट स्टेज होती है तो उस समय तक ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो नी हाइट स्टेज तक ये ज्यादा क्यों होता है? नी हाइट का मतलब क्या होता है, घुटनों तक। ठीक है, अब घुटना ये तो नहीं है कि कोई, ठीक है, बिल्कुल ही कम हो, उनके घुटने नहीं देखे जाएंगे, घुटने एक आम इंसान के देखे जाएंगे कि उसके कितने नॉर्मल घुटने होते हैं ना, तो उस घुटने तक के साइज के जो आपका जब तक सोरगम होगा उस समय तक क्या होगा, उसके अंदर आपका यहां पर जो है HCN आपका अवेलेबल होगा, धुरिन अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं HCN या धुरिन की, तो HCN या धुरिन क्या होते हैं, प्लांट के अंदर आपका इंटरनल उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। मैंने क्या बोला, जो आपका HCN या फिर धुरिन है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे आपका प्लांट जो है वो क्या ना हो पाए, आपका खराब ना हो पाए, प्लांट के अंदर डिजीज जो है वो जल्दी से ना आ पाए। उसी के लिए जो है यहाँ पर आपका HCN या धुरिन अवेलेबल होते हैं। किस क्रॉप में, सोरगम की क्रॉप में। ठीक है, किस क्रॉप में, आपका सोरगम की क्रॉप में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलिए, अब जो छोटी हाइट वाले हैं वो गुस्सा मत कर जाना, क्योंकि रीजन क्या है, ये नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके लिए बोला जा रहा है। देखो इसमें आपका ऑब्वियस सी बात है, जो चीज अगर आप मजाक से आपको समझ में आ जाए, जो आपको याद हो जाए, तो उससे बेटर आपका कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये हमारा आपका हो गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पूछा गया कि स्पॉन्जी टिश्यू जो होता है वो आपकी कौन सी मैंगो की कल्टीवर के लिए जो है आपका एक सीरियस प्रॉब्लम होता है। स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है, जब आपने कई बार मैंगो खाया होगा, आम जब खाते हो आप लोग, तो आपने देखा होगा कि मैंगो के अंदर बड़ी बार आपका जो है अंदर से वो सड़ा हुआ गला हुआ सा निकल जाता है, और अंदर से आपके जो फाइबर जो है वो आपके सेपरेट हुए मिलते हैं, इस प्रकार से जो आप यहां पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर आपका जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो यहां पर क्या होगा, आपका जो है सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। किसके अंदर, आपके मैंगो के कल्टीवर के अंदर। कौन सी आपकी है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो अल्फांसो होता है, जो आपका अल्फांसो कल्टीवर होता है, अल्फांसो जो वेराइटी होती है, उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट आपका जो है सीरियस प्रॉब्लम है होता है। तो जिसकी वजह से यहां पर ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक जो है आपका इंटरनली जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर क्या होगा, आपका अल्फांसो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला है लिटिल लीफ इन मैंगो एंड मोटल लीफ ऑफ सिट्रस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कि आपका जो लिटिल लीफ है चाहे मैंगो के अंदर है या फिर आपका यहां पर मोटल लीफ ऑफ आपका सिट्रस है, ये दोनों ही किसकी वजह से होता है। फिर वही बात है कि लिटिल लीफ वाला जब केस आएगा तो उस समय हमारा आंसर क्या आता है, हम ज्यादातर आंसर करते हैं क्या, जिंक, और जिंक ही हमारा एक आंसर होता है ज्यादातर जो लिटिल लीफ के लिए। लेकिन कुछ क्रॉप के लिए अंदर आपका जो है कॉपर भी हो सकता है, तो वो चीज ध्यान रखना, आपको ये लिस्ट पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है आंसर गलत ना हो पाए। ठीक है, चलिए अगला अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है,
जी, सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, आपका जो सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वही बात है, इनलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैंने आपको लिस्ट दिया था, उसमें आई थिंक सो ये लिस्ट प्रेजेंट था, अवेलेबल था, और इसका आंसर हमारा क्या होगा, बरकपुर के अंदर, है ना। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे राइस के रिलेटेड अगर इंस्टीट्यूट है आपके, तो वो ज्यादातर कहाँ है, हैदराबाद में है। और आपका जो इक्री सेट है या फिर क्रीडा है, वो भी कहाँ है आपका, हैदराबाद में। इक्री सेट क्या है आपका, एक है ना, तो इक्री सेट जो है वो आपकी एक CGIAR के अंडर में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ना, जो कि मेनली किसके ऊपर रिसर्च करता है, सेमी एरिड ट्रॉपिक एरिया के लिए रिसर्च करता है। क्रीडा क्या है, हमारे इंडिया का जो एरिड एरिया के अंदर जो कहीं ना कहीं रिसर्च करने का काम करता है ना, तो वो कहाँ है आपके, हैदराबाद में है। तो प्लीज इन इंस्टीट्यूट को, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनको भी पढ़ने का काम करना। तो आज जो है एक बार ये हमारा यहीं पर है, कोई जाना मत, क्योंकि रीजन के आगे मैं कुछ क्वेश्चन को और स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, कौन से आपके 2016 के, कौन से आपके 2016 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको हमने क्या किया, यहां पर आपका डिस्कस करने का काम किया। आगे जो है आपका अगला पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो है अगला आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको मैं डिस्क्राइब करने का काम करूंगा। ये हमारे जो है 2016 से क्वेश्चन आए हुए थे, इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसकी PDF आपको जो है आज शाम तक मिल जाएगी आपके इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में भी, और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको टेलीग्राम के अंदर भी उसकी PDF जो है आपको भेज दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो आगे वाले के लिए तो आप पूछ लेना। अभी जो है 1 सेकंड रुकना, जस्ट आपको जो है आपको इसकी वीडियो जो है आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट 1 मिनट के अंदर। गाइज, आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है आपका 60% पोटाश होता है सबसे आपका पोटेशियम फर्टिलाइजर में से। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आपका सिट्रेट सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका सिट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर कौन सा होगा, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, आपका मोनोमोनियम फॉस्फेट है, डाइकैल्शियम फॉस्फेट है ना, या फिर DSP या फिर आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। डाई सुपर फॉस्फेट बोल दो या फिर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बोल दो। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए जो आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा, यहां पर क्या, सॉरी, ये आपका क्या होता है, सिट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है। आपने सुना होगा जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, या तो सिट्रेट सोल्यूबल होते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका सिट्रेट सोल्यूबल होगा। इसका मैं आपको लिस्ट अभी दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज और भी जानते हैं। इसका क्या है कि आपका सबसे पहले अगर हम जाने यहां पर, तो आपके फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन आप लोग करते होंगे। एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है, एक आपका यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है, और एक आपका यहां पर मिक्स फर्टिलाइजर होता है। देखो, जब भी हम बात करते हैं किसके रिलेटेड, आपके स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, जो आपके जिस भी फर्टिलाइजर के अंदर आपका सिंगल क्या प्रेजेंट हो, वहां पर आपका सिंगल मैक्रोन्यूट्रिएंट, सिंगल क्या हो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम सल्फेट। देखिए, जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटाश का, नाइट्रोजन अगर अकेला प्रेजेंट हो, फॉस्फोरस और पोटाश आपका साथ में अवेलेबल ना हो, फॉस्फोरस आपका अवेलेबल अकेला हो और आपका पोटाश भी अकेला ना हो, ठीक है, उस केस के अंदर आपका वहां पर क्या होता है, वो आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है। मतलब केवल एक ही होना चाहिए, उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस नहीं होना चाहिए, ना ही आपका पोटाश होना चाहिए। दूसरा हमारा होता है आपका कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है कि आपका जो आपके यहां पर जो न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, उन प्राइमरी न्यूट्रिएंट का दो का एक साथ में कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैसे, जैसे यहां पर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस हो सकता है ना। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें क्या होता है, अमोनियम के साथ आपका फॉस्फेट भी अवेलेबल है। दूसरा यहां पर है नाइट्रोफॉस्फेट, तो इसमें भी आपका नाइट्रोजन के साथ फॉस्फेट अवेलेबल है। और तीसरा यहां पर है अमोनियम फॉस्फेट, यहां पर भी नाइट्रोजन के साथ फॉस्फेट अवेलेबल है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं। और लास्ट हमारे जाते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। देखिए, मिक्स्ड फर्टिलाइजर की जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, मिक्स्ड फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि जो आपके फर्टिलाइजर हम मैनुअली मिक्स करने का काम करते हैं, आपके फिजिकली जब इनको क्या किया जाएगा, दो डिफरेंट फर्टिलाइजर अवेलेबल है, इनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ, तो वो हमारा क्या चला जाएगा, यहां पर मिक्स फर्टिलाइजर चला जाएगा, जिसके अंदर दोनों में क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर अगर आप मिक्स कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहां पर आपका जो है
फर्टिलाइजर मिक्स होना चाहिए जिसके अंदर दोनों में प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। मैंने क्या बोला, दोनों के अंदर क्या अवेलेबल है, आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो वो हमारा यहां पर क्या रहेगा, मिक्स फर्टिलाइजर अवेलेबल रहेगा। तो उसमें क्या करते हो आप, एक फर्टिलाइजर जैसे मान के चलिए यूरिया है, दूसरा आपका क्या है, डीएपी है, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या कर देते हो, यहां पर मिक्स कर देते हो, या फिर आपका एक सुपर फॉस्फेट है जिसके अंदर अकेला आपका फॉस्फेट प्रेजेंट है और एक आपका यूरिया है, दोनों को मिक्स कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका मिक्स फर्टिलाइजर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप जिसे मैनुअली मिक्स करते हो वो आपका क्या रहेगा, मिक्स फर्टिलाइजर रहेगा। चलिए अब अगला जो हमारा लिस्ट है वो यहां पर क्या है कि आपके जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उनको क्लासिफाई किया गया है, आपका सिट्रेट सोल्यूबल या फिर आपका यहां पर है वाटर सोल्यूबल, उसी के बिहार पर। तो सबसे पहले यहां पर है कि वाटर सोल्यूबल आपके फॉस्फेरिक एसिड, ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, इसको आप यहां से देख लीजिए, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। सबसे पहले सिंगल सुपरफॉस्फेट या फिर ऑर्डिनरी सुपरफॉस्फेट, जिसमें 16% आपका क्या होता है, P2O5 यानी कि फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। दूसरा आपका यहां पर है डबल सुपरफॉस्फेट, तो जिसमें आपका ऑब्वियस सी बात है डबल सुपरफॉस्फेट, एक सिंगल था एक डबल था, तो इसमें भी आपका फॉस्फेट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और ट्रिपल में क्या हो जाएगा, आपका तिगना होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपका 46 और 48% दो ऑप्शन होते हैं, इस चीज को याद रखना, क्योंकि कई बार आपको पर दोनों में कंफ्यूज नहीं करेगा, डोंट वरी। 46% ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर आंसर आपका होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अमोनियम फॉस्फेट यहां पर क्या होगा, उसके अंदर आपका 20% फॉस्फोरस या फिर आपका 20% उसके अंदर नाइट्रोजन भी अवेलेबल होता है, ये आपका क्या है, सिट्रस सोल्यूबल है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट या फिर आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं जिसके अंदर क्या होता है 48% P2O5 और आपका 11% क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि इसके अंदर कितना परसेंट नाइट्रोजन है और कितना परसेंट आपका फॉस्फोरस अवेलेबल है। तीसरा हमारा सॉरी सिक्स हमारा क्या है, अमोनियम फॉस्फेट आपका सुपर सल्फेट, इसमें क्या होता है आपका, देखो अमोनियम बोला गया नाइट्रोजन होगा, फॉस्फेट बोला गया फॉस्फोरस होगा और सल्फेट बोला गया मतलब सल्फर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, आपका नाइट्रोजन जो होता है आपका कितना होता है, 16% होता है और फॉस्फोरस कितना होता है आपका 20% होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो कि क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले है बेसिक स्लेक, दूसरा आपका है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों यहां पर क्या रहेंगे, आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर रहेंगे जो कि क्या होते हैं, आपके सिट्रेट सोल्यूबल होते हैं, जिसमें से अभी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था यहां से। अगला हमारा है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कॉन्टेनिंग फॉस्फोरिक एसिड नॉट सोल्यूबल इन वाटर एंड सिट्रिक एसिड, दोनों में ही सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, रॉक फॉस्फेट, रो बोन मिल और आपका स्टीम्ड बोन मिल, ये हमारे क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे। बोन मिल जो है वो दोनों ही नहीं होंगे और रॉक फॉस्फेट भी आपका इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। तो यहां से आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस लिस्ट को आप लिख लेना, ठीक है। ये आपको पीडीएफ जो है वो नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है, तो ये आपको जो है लिखना ही पड़ेगा। चलिए अगली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछा गया, इंडियाज फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन ईयर 2019-20 वाज मैक्सिमम टू विच कंट्री। आपका जो 19-20 का फ्लोरिकल्चर का प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ है। कल हम लिस्ट की बात कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया भी था, इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, यूएसए होगा। इस चीज को आप याद कर लेना, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर यहां से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई, तो इसका आंसर आपको क्या दे दिया गया है, यूएसए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 40 to 60% इज सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज मिनिमम टेस्ट वेट। देखो मिनिमम टेस्ट वेट जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भाई टेस्ट वेट होता क्या है, देखो यहां पर जब भी हम बात करते हैं तो एक आपका टेस्ट वेट होता है, एक आपका सीड इंडेक्स होता है। क्या होता है, एक आपका सीड इंडेक्स होता है। देखो बच्चों इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि टेस्ट वेट क्या होगा और आपका सीड इंडेक्स क्या होगा। टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं सीड के साइज पर डिपेंड होता है। और बात वैसे इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट वेट में आप 1000 सीड को लेते हो और यहां पर सीड इंडेक्स के अंदर क्या लेते हो, आप टोटल 100 सीड को लेते हो। बट इसमें बात ये होती है कि जो आपका टेस्ट वेट होता है वो आपका 1000 सीड का जब लिया जाएगा, मैंने क्या बोला, टेस्ट वेट जो होता है वो आपका 1000 सीड का लिया जाएगा और सीड इंडेक्स जो है वो 100 सीड का लिया जाएगा। इसका रीजन क्या होता है कि कुछ सीड बहुत बड़े होते हैं, कुछ सीड बहुत छोटे होते हैं ना। तो जो बड़े सीड होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सीड इंडेक्स यूज करते हैं, और जो छोटे सीड होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट वेट यूज करते हैं। और वैसे बात एक ही होती है कि उसका वेट देखा जाता है। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर हम बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या होते हैं, इतनी हाइट के साथ इतना वेट होना चाहिए, इतनी उम्र के साथ इतना वेट होना चाहिए, आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन सुनी होगी, उसी प्रकार से यहां पर आपके सीड के अंदर भी क्या होता है, पर्टिकुलर वेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर उतना वेट अवेलेबल होगा, अगर आपका उतना वेट अवेलेबल होगा तो उस केस में क्या होता है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ये आपका एक मेथड होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका 1000 सीड और आपका सीड इंडेक्स जो है वो आपका 100 सीड के लिए होगा। तो यहां पर सबसे कम जो है वो किसका होता है,
तो देखो जब भी हम बात करते हैं तो आपका टोबैको जो है वो यहाँ पर आई थिंक सो 0.15 के करीब जो है, इसके अंदर 0.20 के करीब होता है इसका, तो सबसे कम जो होता है वो आपका टोबैको का होता है। इनमें किसका होता है? आपका टोबैको। तो इसका आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है एक छोटी सी, उस लिस्ट को आप यहां से याद कर सकते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम में शायद छोटी सी हेल्प मिल जाए। देखिए यहां पर टेस्ट वेट जो है वो डिफरेंट क्रॉप का दिया गया है। राइस के लिए 25 ग्राम है, लेकिन बासमती राइस के लिए 21 ग्राम है। ठीक है, वीट के लिए आपका 40 ग्राम है और आपका बार्ले के लिए क्या है, आपका 35 to 40 ग्राम है। पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा के लिए भी 5 से 7 ग्राम है, और ग्रेन सोरगम यानी कि उसके लिए कितना आपका 25 से 30 ग्राम है। फिंगर मिलेट के लिए 1 से आपका 4.5 ग्राम है, और चिकपी के लिए 140 से आपका 250 ग्राम है। और चिकपी काबुली, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चिकपी एक देसी होता है जो आपका ब्राउन ग्राम जिसे आप बोलते हो, है ना, और एक आपका चिकपी जो होता है वो काबुली यानी कि जो व्हाइट ग्राम होता है ना, तो वो आपके सफेद चनों के अंदर जो आपका वेट होता है वो 260 से 450 होता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पिजन पी यानी कि अरहर जो होता है उसके अंदर 70 to 75 ग्राम होता है, और आपका लेंटिल की अगर हम बात करते हैं तो 17 to 38 होता है, और आपका ब्लैक ग्राम जो है उसके अंदर यानी कि उर्द की अगर हम बात करें तो उसमें आपका 36 to 49 ग्राम होता है, और ग्रीन ग्राम जिसे आप मूंग भी बोलते हैं। देखो अब यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा एक बात, मैं मानता हूं सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन ग्रीन ग्राम की जब बात आती है तो हम क्या समझ लेते हैं, शायद ग्रीन यानी कि हरे चनों की बात हो रही है। नहीं, चने की बात नहीं होती है यहां पर। जो ग्राम हम वर्ड यूज जो करते हैं ज्यादातर चने के लिए यूज करते हैं, तो जब भी हम ग्राम वर्ड पूछा जाता है तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम में हम कभी भी आपका दाल यानी कि पल्सेस की तरफ नहीं जाते हैं, उड़द और मूंग की तरफ नहीं जाते हैं, हम डायरेक्टली कहां चले जाते हैं, आपके चिकपी की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा कभी भी मत कर लेना, क्योंकि देखो उससे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब भी हम बात करते हैं टोबैको के अंदर आप देख सकते हैं 0.05 से लेके 0.12 ग्राम तक इसका क्या होता है, आपका जो है आपका वेट होता है, टेस्ट वेट होता है। ठीक है गाइज, तो इस चीज को याद करना, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और टेस्ट वेट और सीड वेट जब दिया होता है तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको आप देखें, इनको समझे, क्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पर क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन पिग इज नोन एज फैरोइंग एंड व्हाट इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन हॉर्स कॉल्ड एज। आपका हॉर्स के अंदर जो उसका बर्थ दिया था उसे आप क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर पार्चुरेशन जो है वो आपका यहाँ पर पिग के अंदर क्या होता है, फैरोइंग होता है, और आपका यहाँ पर हॉर्स के बारे में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, आपको पता होगा, जो है फोलिंग जो होता है वो इसका पार्चुरेशन का टाइप होता है, किसके अंदर, हॉर्स के अंदर। तो इस चीज को आप याद करना, क्योंकि देखो यहां से भी क्वेश्चन आपका ये पूरा का पूरा टेबल है जो आपको याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्ट ऑफ पार्चुरेशन क्या होता है, एक्ट ऑफ यहाँ पर। ठीक है, तो वो आपके लिए पूरा का पूरा दिया गया है, इसे आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैटल के अंदर तो इसे आप काल्विंग बोलते हैं। ठीक है, शिप के अंदर उसे आप लैम्बिंग बोलते हैं, गोट के अंदर उसे आप कीडिंग बोलते हैं, डॉग्स के अंदर वेल्पिंग, ये नहीं आएगा कभी भी एग्जाम के अंदर, कैट का कीटन भी नहीं पूछा जाएगा, हॉर्स का फॉलिंग पूछ सकते हैं, पिग के अंदर फैरोइंग पूछ सकते हैं, और रैबिट के अंदर किडलिंग भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये और यहां पर आपका ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 3 से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन किटन वाला नहीं होगा, आपका केवल 5, फॉलिंग और फैरोइंग, और यहाँ पर कैटल, सिप और गोट के अंदर। कैटल के अंदर क्या होगा, आपका कार्विंग। देखो यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं है, काफ क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, काफ का आपका पार्चुरेशन होना यानी कि कार्विंग, वहां से वर्ड बना है। उसके बाद आपके शिप के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं, तो लैम्ब से क्या होगा, आपका लैम्बिंग। क्या है उसके अंदर, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो गोट है, गोट के अंदर आपका किडिंग है ना, तो वो आपका किड उसके बच्चे को बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हॉर्स के अंदर आपका फॉलिंग, और नेक्स्ट आपका पिग के अंदर जो है आपका फैरोइंग। इस प्रोसेस को याद करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राईलैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कॉन्फाइंड टू द एरिया विद रेनफॉल लेस देन। आपका जो ड्राईलैंड फार्मिंग है वो ज्यादातर कहां आप करते हो, किस एरिया में करते हो। तो एक आपका ड्राईलैंड होता है, ड्राईलैंड को ज्यादातर 3 पार्ट में आपका 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, ड्राई फार्मिंग, आपका दूसरा यहां पर ड्राईलैंड फार्मिंग, और तीसरा आपका यहां पर जो है रेनफेड फार्मिंग होता है। ठीक है, इसको मतलब ड्राई फार्मिंग को ही, ड्राईलैंड फार्मिंग को ही आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। ड्राई फार्मिंग जो आपका बारिश होता है ना, वो आपका लेस देन जो है 750 mm होता है, और यहां पर या फिर 75 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, लेकिन याद रखना mm दिया है या 75 सेंटीमीटर दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट ड्राईलैंड फार्मिंग की अगर हम बात करेंगे तो 750 से लेके आपका 1100 mm के बीच में होता है,
और ये आपका जो है मोर देन 1100 mm यहाँ पर क्या होता है, बारिश होता है रेनफॉल के बेस पे। दूसरा एक बात और भी याद कर सकते हो, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ भी लिया जाए, उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब हम बात करते हैं आपके ड्राई फार्मिंग में, या फिर आपका ड्राईलैंड फार्मिंग में, या फिर आपका यहाँ पर रेनफेड फार्मिंग में, या फिर आपका रेनफेड फार्मिंग में, देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले आपका मोनोक्रॉपिंग यहां पर पॉसिबल हो सकता है। क्या हो सकता है, आपका मोनोक्रॉपिंग पॉसिबल हो सकता है। दूसरा यहां पर क्या हो सकता है, आपका इंटरक्रॉपिंग भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है आपका यहां पर, इंटरक्रॉपिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, देखो ये इंटरक्रॉपिंग क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक सिंगल टाइम में बारिश तो है वो आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका रेन फेड एरिया के अंदर, तो यहां पर आपका डबल क्रॉपिंग भी क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है। अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका सबसे बड़ा इरोजन का रीजन जो होता है वो क्या होता है, आपका विंड इरोजन होता है। यहां पर आपका विंड और वाटर इरोजन दोनों ही हो सकता है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो आपका केवल वाटर इरोजन होगा, विंड इरोजन यहां पर नहीं होगा। सोयल के इरोजन की बात की जा रही है, तो देखो यहां से भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है। तो इस चीज को भी आपने क्या करना है, याद करने का काम करता है, ताकि आपका जो है क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पर गलत ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर से जो आपकी कम होती है वो यहां पर क्या होगा, बारिश का जो है आपका किसके रीजन में होगा, ड्राईलैंड फार्मिंग के रीजन में होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है लीफ कर्ल डिजीज इन चिल्ली, टोबैको, पपाया एंड टोमेटो इज। आपका जो लीफ कर्ल डिजीज होता है वो यहां पर किसकी वजह से होगा, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, वायरस बोर्न डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, या डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, या नन ऑफ दीज। देखिए भाई, जब भी हम बात करते हैं आपके लीफ कर्ल, तो लीफ कर्ल जो है वो हमारा एक वायरल डिजीज के प्रति जो है, वायरस जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसके लिए, कहीं ना कहीं जो वो आपके लीफ कर्लिंग प्रोसेस होती है ना, तो उसमें डेफिशिएंसी थोड़ा सा कम रहेगा आपका यहां पर। ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये वायरस बोर्न डिजीज होगा, और वायरस की वजह से ये ज्यादातर जो है डिजीज आपका होने के चांसेस रहते हैं। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या रहेगा, अगला हमारा क्वेश्चन है यहां पर, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी कि हल्दी होती है, हल्दी के लिए सबसे ज्यादा कहां पर आपका प्रोडक्शन होता है। देखो हल्दी यानी कि आपका टर्मेरिक है, आपके क्या कहते हैं इसके अंदर जिंजर है। इनके क्वेश्चन शायद यहां पर आ पाए, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो उस केस में हमारे आंसर इनको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है हल्दी के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए। हल्दी के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं जो आपका शेड एरिया होता है वो उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करते हैं हल्दी के अंदर, तो आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा कि हल्दी के लिए क्या एरिया रिक्वायरमेंट होता है, आपका शेड एरिया रिक्वायरमेंट होता है। क्या एरिया रिक्वायरमेंट होता है आपका, शेड का, छाया का एरिया रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको छाया दी जाएगी तो उसमें ये बेटर ग्रो करेगा। अगर कभी भी आपको पूछ लिया जाए बेस्ट शेड लविंग एग्जांपल, तो उस समय हमारा आंसर जो है वो क्या जाएगा, आपका टर्मेरिक ही जाएगा। मैंने क्या बोला कि बेस्ट अगर शेड लविंग आपका प्लांट कभी पूछ लिया जाए तो उसमें बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होगा, यहां पर टर्मेरिक होगा। और टर्मेरिक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे एरिया आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपका आंसर क्या हो सकता है, तेलंगाना। और बाकी आपको जो है यहां पर एक आपका लिस्ट दिया गया है, उसको भी आप याद कर सकते हैं कि देखो टर्मेरिक के अंदर जो आपका फर्स्ट स्टेट है वो क्या है, यहां पर आपका तेलंगाना है, दूसरा यहां पर महाराष्ट्र है, तीसरा यहां पर आपका तमिलनाडु है। और ये यहां पर 17-18 के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा कहां है, 294 अप्रोक्सीमेटली, दोनों में डिफरेंस कितना है, 100 का। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है आने वाले चांस भी यही किसी के रहेंगे, वो भी इसी के लिए रहेंगे 2019-20 के भी। लेकिन अभी तक जो डेटा है वो हमारा इसी का है, तो इस चीज को आप प्लीज याद कर लेना। डेटा किसका है, ये आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। ठीक है, तो मैंने नहीं बनाया, ये आपका देख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई अगला हमारा है, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कि आपका ब्लैक सॉइल जो है वो आपके कॉटन के लिए क्यों बेटर है। देखो भाई, कॉटन की जब बात की जाती है तो उसके लिए बेटर क्यों हो सकता है, इट इज कलर इज ब्लैक। क्या ब्लैक रीजन होना इसका सबसे बड़ा रीजन है, मान लेते हैं भाई, क्या हो सकता है, क्या आपका ब्लैक में कुछ बेटर होता होगा कॉटन। दूसरा हमारा क्या है, इट रिटेन्स मॉइस्चर, मान लेते हैं ये बात भी। इट इज मेड ऑफ लावा, भाई मेरे को एक बात बताओ, कौन सी सोइल है जो आपकी एक लावा से नहीं बनी हुई है ना। अगला हम अगर बात करें, इट इज फाउंड ऑन प्लेटू रीजन। देखो भाई, प्लेटू रीजन के अंदर भी सभी आपकी कहीं ना कहीं सोइल पाई जा सकती है। तो यहां पर क्या है, नन ऑफ दीज नहीं। देखो आपका जो कॉटन होता है वो मॉइस्चर यहां पर सबसे ज्यादा रिटेन करते हैं, क्योंकि इस सोइल के अंदर अगर हम बात करें ब्लैक सोइल में, तो आपको पता होगा ब्लैक सोइल के रिगार्डिंग कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है ना, और अकेली ब्लैक सोइल है जिसके अंदर सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। इसमें आपका क्ले कंटेंट भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये आपका मॉइस्चर ज्यादा टाइम तक रिटेन करता है, क्योंकि क्ले सोइल इसके अंदर ज्यादा होने के कारण, क्ले पार्टिकल ज्यादा होने के कारण ये लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, जनरली स्टैंडर्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर डिजाइन टू एनकरेजिंग द यूज ऑफ। आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं कि आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर आपके किस चीज को एनकरेज किया जाता है, किस चीज को यहां पर आपका सबसे ज्यादा बेटर जो है दिया जाता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। देखो यहां पर जब हम बात करते हैं मैनमेड सब्सटेंस, आर्टिफिशियल सब्सटेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। तीसरा यहां पर है जेनेटिक मॉडिफाइड सब्सटेंस या नेचुरल सब्सटेंस या नन ऑफ दिस। देखो सबसे पहले आपको यहां पर पता है कि जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, है ना, तो उसमें आप ज्यादातर कोशिश करते हो कि नेचुरल रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जितने ज्यादा यूज होंगे उतना ही यहां पर क्या होगा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि देखो अब आर्टिफिशियल सब्सटेंस है उनमें हमारे फर्टिलाइजर्स आते हैं, है ना, तो उनको रिकमेंड नहीं किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि नेचुरली जितने प्रोडक्ट ज्यादा मिल सकते हैं उनको यूज करके आपका जब खेती को किया जाएगा तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटर होगा, उससे हमारी जो क्वालिटी होगी वो बेटर आएगी, तो वही हमारा यहां पर चार्ज रहेगा। तो नेचुरल सब्सटेंस को यूज करके, है ना, तो प्लीज इसके अंदर कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आप देखो क्या कंपोस्ट हम दबा देंगे अर्थ के अंदर तो क्या तैयार नहीं होगा। अब कंपोस्ट में आप क्या करते हो, केंचुआ ही तो तैयार करता है ना, आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो समझो उन बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना। तो यहां पर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस को ही यूज किया जाएगा। अगला यहां पर है द अडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम इन इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन। आपका हाई यील्डिंग आपका जो वेराइटी का प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1966 के अंदर या 1967 के अंदर, उस समय ही हमारा क्या हो गया, आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज को ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया था। अब जब भी हम बात करते हैं इसके अंदर तो आपको पता होगा उस समय फर्टिलाइजर का यूज भी स्टार्ट हो गया था, उसी समय हमारे डैम बन गए थे, उसी समय हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट भी तैयार हो गए थे, उसी समय हमारा अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी वेराइटीज को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस भी करवाया था, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए जिससे आपका एग्जाम के अंदर जो है आंसर है गलत ना हो पाए। कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि इसके अंदर क्या दिया जा रहा है। तो हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम चलाया गया था हाई यील्डिंग वेराइटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें, प्रोडक्शन ले सकें, और उसी का रीजन है कि आज हमारे देश के अंदर हम फूड सेल्फ सफिशिएंट बन सके हैं। ठीक है, वेराइटी होती है। ठीक है गाइज, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको मैगजीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आज मेरा यही टारगेट था कि आपको मैगजीन जो आपके जीआई टैग है उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कल हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं केवल आपको जीआई टैग की मैगजीन जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इस मैगजीन को आपको दिया जाएगा, इस मैगजीन को आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन ये मैगजीन आपको जो है मैं शो कर देता हूं कि क्या है इसके अंदर। कल आप इस मैगजीन को जो है पढ़ के आओगे, कल इस मैगजीन को आप क्या करके आओगे, पढ़ के आओगे, अच्छे से देख के आओगे, ताकि आपको जो है यहां से इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर जो मैगजीन है वो आपको प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है गाइज कि आप इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आपकी वेराइटीज हैं उनको आप पढ़ के आए, ताकि आपका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो ये हमारी जीआई टैग के रिलेटेड मैगजीन है। इस मैगजीन के अंदर हमने कोशिश की है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये बाई मंथली हमारी मेंटर्स मायरेकल के नाम से ही मैगजीन आती है, और इस मैगजीन को हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेटर तरीके से बना सके, है ना। तो वही आपकी मैगजीन है, लेकिन ये हमारा क्या है, स्पेशल एडिशन है। किसके लिए, आपके एग्रीकल्चर के जीआई टैग के लिए। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल जीआई टैग को ही हमने कंट्रीब्यूट करने का काम किया है। तो ठीक है, इस मैगजीन के अंदर आप अगर देखोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या है कि इसका जीआई टैग क्यों, किसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दार्जिलिंग टी जो है आपका सबसे पहले जिसको जीआई टैग दिया गया था वो यहां पर आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका नवारा राइस जो आपका केरला के अंदर है ना, तो ये आपका पूरा का पूरा इसके अंदर डेटा मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। क्या वेराइटी है, किससे आपका, किस स्टेट से उसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा वैरायटी का आपका पूरा का पूरा टारगेट है इसके अंदर कि अच्छे से कवर किया गया है, चाहे जितने भी हैं इनको आज ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज आपकी पीडीएफ जो है वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। जितना हो सकता है आप उन बच्चों तक जिनके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उन तक ये शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। और हमारी कोशिश यही रहती है कि इन चीजों को अच्छे से आपको प्रिपेयर करके अच्छे से एक बेटर ढंग से दिया जाए। कोई देखो इसके अंदर जितनी भी चीजें अच्छे तरीके से बेटर ढंग से, कोई इसके अंदर कचरा नहीं फैलाया गया है। हर चीज को एक एक बेटर तरीके से आपका, चाहे कुछ भी है उसके अंदर करेक्टर लिखा गया है, कहां से है वो बताया गया आपको, है ना। उसका फोटोज आपको यहां पर साथ दे दिया गया है, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आइडेंटिफिकेशन में बड़ी समस्याएं आती है इन चीजों को, क्या होगा कैसे होगा, तो वो हमने साथ में ही दे दिया है जिससे आपको ये समस्याएं ना आए। क्योंकि याद करना तभी इजी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये चीजें याद करना तभी बेटर है जब हम अच्छे से इनको पढ़ पाते हैं, है ना।
इनको देख पाते हैं। तो इनकी इमेज जब हमारे माइंड में बन गई तो उसके बाद हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि ये हमारी मैगजीन थी और इस मैगजीन के अंदर आपकी कोशिश रहेगी कि अच्छे से जो डेटा दिया गया है वो सारा का सारा आपको वेल मेंटेन तरीके से, फिर भी अगर कहीं गलती रह जाए तो उस चीज को माफ करना, क्योंकि देखो गलतियां किसी भी हो सकती है, हम भी इंसान है, लेकिन हमने कोशिश पूरी की है कि आपको 100% चीजें जो है दी जाए। तो गाइज ये आपका आज का सेशन था, होप सो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चीज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को बताइए। आने वाले टाइम में हम आपके लिए फिर बेटर तरीके से, और 14 को मैराथन के लिए रेडी रहिए या फिर 21 को रेडी रहिए। आपको बता दिया जाएगा कल तक कि कब हम मैराथन करने वाले हैं। तो आज इस मैगजीन को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इवनिंग तक। और गाइस कोशिश करना कि ये मैगजीन अच्छे से आप लोग जो है पढ़ें और इसमें से फायदा उठाएं। और आज का जो सेशन था, आज की जो लास्ट क्वेश्चन थे, प्लीज उन क्वेश्चंस को डिमांड मत करना, उन क्वेश्चंस का जो मैटर था आप यहीं से पढ़ लेना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।